गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो करंट अफेयर्स हैं आपके 2021 के सोशल इश्यूज के उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट नंबर 8 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे इसके पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोजेक्ट के बारे में। क्या है थोड़ा समझते हैं, न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है स्टार्स, STARS, यहाँ देख सकते हैं स्टार्स, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोजेक्ट को अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब जानते हैं कि ये स्टार्स प्रोजेक्ट है क्या, क्या काम क्या है, क्या देखता है भाई। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चाहता है सपोर्ट करेगा स्टेट्स को ताकि वो डेवलप करें, इम्प्लीमेंट करें, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, इवैल्यूएशन करें, इम्प्रूव करें इंटरवेंशंस को, जिसमें इनका डायरेक्ट लिंक हो ताकि एजुकेशन का जो आउटकम है जो निकल के आए वो बढ़िया इम्प्रूव्ड एजुकेशन हो। और साथ में स्कूल यहाँ पे काम करें कि भाई वर्क ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज पे काम करें ताकि यहाँ पे जो है अच्छा लेबर मार्केट आउटकम निकल के आए। समझे? तो यहाँ पे होता क्या है कि कुछ भी एजुकेशन दे दोगे, कुछ भी उल्टा सीधा समझा दोगे तो फिर आउटकम जो निकल के आएगा एजुकेशन को बेकार आएगा। कहने को बच्चा बहुत ऊपर तक पढ़ जाएगा, उसको अकल दो पैसे की नहीं होगी। तो इसके लिए इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में ओवरऑल जो फोकस है, जो कंपोनेंट्स है इस स्टार्स प्रोजेक्ट्स के, ये सेम जो ऑब्जेक्टिव्स है ना हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, उसी हिसाब से हैं। जो 2020 की हमारी पॉलिसी उस हिसाब से हैं ताकि यहाँ पे भाई क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम मिल सके। भैया क्वालिटी होनी चाहिए, ये नहीं बच्चा पढ़ता जा रहा क्वालिटी है नहीं उसके डिसीजन, उसको पता ही नहीं। ठीक है। प्रोजेक्ट यहाँ पे 6 स्टेट्स को कवर करने वाला है। एक हिमाचल प्रदेश होने वाली है, जिसमें कि उसके बाद राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, केरला और उड़ीसा है इसके अंदर। अब जो स्टेट्स को इसके अंदर आइडेंटिफाई करा गया है, इनको सपोर्ट भी दिया जाएगा। कैसे भाई? कई सारा इंटरवेंशंस करके इनको सपोर्ट दिया जाएगा। कैसे? ताकि भाई इनकी जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसे ये बढ़िया मजबूत बना सके। करीब देखिए 25 करोड़ जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 17 साल के बीच में है ना। और ये करीब 15 लाख स्कूल्स में जो इतने बच्चे हैं और ओवर 1 करोड़ जो टीचर्स हैं, करीब 1 करोड़ टीचर्स जो हैं, इनको इस प्रोग्राम का फायदा मिलने वाला है। ये इम्प्लीमेंट होगी एज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कैसे होगी? एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे इम्प्लीमेंट होगी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आएगी, जो पैसा आएगा, इसे वर्ल्ड बैंक और जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स इसको अंदर लिया गया पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, वो शेयर करेंगी। वर्ल्ड बैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट बेस्ड फाइनेंशिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोग्राम फॉर रिजल्ट। तो वर्ल्ड बैंक जो सपोर्ट कर रहा है ये किस फॉर्म में कर रहा है? फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, उसके बेसिस पे इसको सपोर्ट कर रहा है। रिफॉर्म्स स्टेट लेवल पे ये इंश्योर कराएंगे थ्रू कैसे रिफॉर्म्स जो है करवाए जाएंगे। यहाँ पे एक सेट ऑफ डिसबर्समेंट लिंक इंडिकेटर्स होंगे और स्टेट इंसेंटिव ग्रांट के थ्रू करे जाएंगे ताकि जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का आउटकम है वो हम पूरा पा सकें सही से। साथ में इसका एम ये भी है कि भाई फोकस डालना, इनिशिएटिव जो कि हमारे प्रधानमंत्री की ई विद्या, साथ में फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन है, उसके ऊपर फोकस डालने की जो है, जो भी हमारे उद्देश्य हैं उसको ध्यान में रख के इसके अंदर चला जाएगा। और नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो भाई इस पे जो है सब कुछ ध्यान में रखकर चला जाएगा एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। उसके बाद ये सप्लाई करेगा मल्टी ईयर फाइनेंसिंग को इंडिया के पार्टिसिपेशन के लिए इन प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट 2021 के लिए, तो पीसा 21। तो ये एक मल्टी ईयर फाइनेंसिंग देगा पीसा के लिए भी। इतनी बात समझ में? यहाँ पे देखिए स्टार्ट प्रोजेक्ट्स 2 मेजर कंपोनेंट्स के 2 मेजर कंपोनेंट है। एक तो नेशनल लेवल पे है, दूसरा स्टेट लेवल पे है। नेशनल लेवल पे ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मजबूत बनाना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो नेशनल डेटा सिस्टम है इसको मजबूत बनाना, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करना ताकि वो मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंप्रूविंग स्टेट्स परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, ताकि ये स्टेट्स परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सके, इनके स्कोर्स को इंप्रूव कर सके। कैसे? इंसेंटिवाइज करके स्टेट गवर्नेंस रिफॉर्म एजेंडा
को थ्रू SIG मतलब स्टेट इंसेंटिव ग्रांट्स के थ्रू। उसके साथ सपोर्ट करना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एफर्ट्स को, ताकि भाई वो प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश कर सके नेशनल असेसमेंट सेंटर परख को। परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ और होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख मेरी एक फ्रेंड का भी नाम है, अब तो वो सीए है खैर। अब यहाँ पे आपकी भी फ्रेंड का होगा, बताइएगा मुझे। और एक और है कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट, CERC। अब स्टेट लेवल पे बात करें तो इसका क्या दूसरा कंपोनेंट है स्टेट लेवल पे, कि भैया यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और फाउंडेशनल लर्निंग को मजबूत बनाना है। उसके साथ लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को और इम्प्रूव करना है। साथ में वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल्स के अंदर और मजबूत बनाना है। तो ये सारे इसके कुछ जो है वो उद्देश्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम बात करने जा रहे हैं वो है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप PMRF स्कीम के बारे में। न्यूज़ में क्यों रही है समझिए यहाँ पे। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस करे हैं कुछ मॉडिफिकेशन इस प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंदर। जानते हैं क्या है स्कीम के बारे में, थोड़ी बातें समझ लेते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम को लॉन्च करा गया था करीब 7 सालों के लिए, 2018-19 में इसको लॉन्च किया गया था, ताकि यहाँ पे जो क्वालिटी है रिसर्च की उसे और बढ़िया इंप्रूव करा जा सके। कई सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमारे देश के अंदर जो रिसर्च की क्वालिटी है उसे इंप्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या था बच्चों, कि स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हो या तो फाइनल ईयर में हो अपने बीटेक के, या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक के या एमएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम में, जो कि आईआईएससी से हो, आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, आईआईएसईआर से हो, आईआईटी से हो, ठीक है, इनको एक डिस्ट्रिक्ट एडमिशन ऑफर करा जाएगा इन पीएचडी प्रोग्राम्स इन आईआईटीज एंड आईआईएससीज में। अब with attractive fellowship research grant it seeks to attract the best talent into research। अभी क्या है कि अगर अच्छी फेलोशिप दी जाएगी तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, रिसर्च ग्रांट बढ़िया दी जाएंगी, तो जो बेस्ट टैलेंट है हमारे देश के अंदर वो रिसर्च के अंदर फिर आने के लिए भी अट्रैक्ट होगा। अब एम इसका ये कि भाई हम रिसर्च को अपने देश के अंदर और बढ़ाएं, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ मॉडिफिकेशन भी करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशंस क्या है स्कीम के अंदर, कि लेटरल एंट्री अब अलाउ करी जाएगी, जिसके अंदर जो स्टूडेंट जो कि परस्यू कर रहे हैं पीएचडी को भी PMRF के अंदर, PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, एनआईटीज जो कि अपियर कर रही हैं टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस में एज पर NIRF ओवरऑल, ये सारे के सारे जो है वे बन जाएंगे PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन। उसके साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटीज से एक्सेप्ट IISCs, IITs, NITs, IISERs, IIESTs और IIITs, ये सारे लोग भी अप्लाई कर सकेंगे। और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है गेट स्कोर की वो कम कर दी जा रही है, 650 कर दी जा रही है। पहले 750 था, अब इसे घटा के 650 कर दिया गया, अपार्ट फ्रॉम मिनिमम CGPA ऑफ 8 या फिर इसके बराबर। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस करे हैं इस PMRF स्कीम के अंदर। अब देखिए कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जान लेते हैं। देखो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम MANF स्कीम, ये जो है इट इज़ टू प्रोवाइड 5 ईयर फेलोशिप, ये 5 साल की फेलोशिप देगी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट बच्चों को जो कि आपके फ्रॉम 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी, ठीक है, जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इन बच्चों को यहाँ पे 5 साल की फेलोशिप दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट। जैसे कि अभी कौन सी कम्युनिटी रहेंगी आपकी, ये आपकी बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख को दी जाएगी, ताकि ये एमफिल और PhD कर सकें। दूसरी बात कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इम्प्लीमेंट करेगी ये मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम को अपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू। साथ में जो सिलेक्शन है कैंडिडेट का 2019-20 के लिए, इसे करा गया थ्रू JRF और नेट के थ्रू। जूनियर, JRF का फुल फॉर्म जानते हैं ना क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलो, और नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इन एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे हुआ है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट कराएगी। प्रायर मतलब 2019-20 से पहले जो मेरिट लिस्ट थी उसे पता है किस बेसिस पे प्रिपेयर करते थे, इसको मार्क्स जो भी मिलते थे बच्चे को आपके पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के अंदर उस बेसिस पे क्रिएट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसके साथ दूसरी बात क्या है, दूसरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो ये क्या है,
ट्रिपल एस स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा, AICTE के द्वारा। और ये इसके अंदर जो है वो ये इसे कब बनाया गया था पहले समझिए। ये PMSSS को बनाया गया था 2010 में। उद्देश्य ये था कि हम कैपेसिटीज़ जो कि हमारे यूथ की है जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख के, उन्हें और कैपेसिटी उनकी बढ़ाएं, कैसे एजुकेट करके, इनेबल करके, एम्पावर करके उनको, ताकि ये अपने जो नॉर्मल कोर्स है उसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, टू कम्पीट इन द नॉर्मल कोर्स, मतलब इसे कम्पीट क्या मतलब इसमें जो है वो जो नॉर्मल कोर्स है उसमें अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सके, उसमें कम्पीट कर सके। कंपोनेंट्स स्कॉलरशिप के जो है वो एकेडमिक फ़ी रहेगी और मेंटेनेंस अलाउंस दी जाएगी। ठीक है, स्कॉलरशिप के अंदर एकेडमिक फ़ी दी जाएगी और मेंटेनेंस अलाउंस भी प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कहता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में। जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। रिसेंटली 15th एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 वेव 1 को रिलीज करा गया बाय NGO प्रथम NGO है, NGO का नाम है, उसके द्वारा इसे रिलीज करा गया। अब जानते हैं कुछ बातें एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में। देखिए, ये एक एनुअल सर्वे है। इसका एम ये है, उद्देश्य ये है कि यहाँ पे प्रोवाइड करना रिलायबल एनुअल एस्टिमेट बच्चों की स्कूलिंग के स्टेटस को लेके, और साथ में बेसिक लर्निंग लेवल्स कि भाई हर एक स्टेट के लिए क्या बेसिक लर्निंग लेवल होना चाहिए, हर एक रूरल डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या बेसिक लर्निंग लेवल होना चाहिए, वो क्या मतलब कम से कम बेसिक लर्निंग लेवल्स वगैरह। और साथ में क्या कि सर्वे वगैरह क्या है ये कि प्रोवाइड करेगा कि भाई एनुअल एस्टिमेट क्या है, बच्चों की स्कूलिंग का स्टेटस क्या चल रहा है। साथ में अर्बन एरियाज को इसके अंदर कवर नहीं करा गया है। क्लियर है, रूरल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है और हर एक स्टेट के अंदर बात हो रही है। स्कूलिंग स्टेटस जो है रिकॉर्ड करा जाएगा उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र जो है वो, जिनका एज ग्रुप 3 साल से लेकर 16 साल तक के लिए है, और ऐसे बच्चे जिनका ग्रुप जो है वो एज ग्रुप 5 साल से 16 साल तक के लिए है, इनको टेस्ट करी जाएगी इनकी एबिलिटी की, क्या ये सिंपल टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, या क्या ये बेसिक अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बेसिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट फॉर 2015 ये ASER जो है इसे कंडक्ट हर साल किया गया है 2005 के बाद से, बस खाली 2015 में इसको नहीं किया गया था। ये कंडक्ट करी जाती है वॉलंटियर्स के द्वारा जो कि लोकल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसे फैसिलिटेट कौन कर रहा है भाई, प्रथम। ठीक है, ये एक NGO है प्रथम। 2017 की बात है, 2017 की बात है, जब ASER का बियॉन्ड बेसिक जो है उसने फोकस डाला था कि क्या एबिलिटीज़ हैं, एक्सपीरियंस हैं, एस्पिरेशंस हैं यूथ के इन द 14 to 18 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके अंदर। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए डिफरेंस क्या है ASER और NAS मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बीच में। देखिए, ASER का सर्वे जो होता है वो सिटीजन लेड सर्वे है, मतलब इसे प्रथम कर रहा है, NGO कर रहा है। हाउस होल्ड सर्वे है, 2005 से किया जा रहा है। 1-to-1 ओरल असेसमेंट होता है, डायरेक्टली बात की जाती है। एम ये होता है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सारे ही बच्चों का, चाहे वो स्कूल में हो और या फिर स्कूल से बाहर हो। उसके बाद फोकस जो है वो फाउंडेशनल स्किल्स पे डालते हैं, जैसे कि रीडिंग और मैथ वगैरह को देख के। और उसके बाद लिमिटेड है ये रूरल एरियाज में हमारे देश के, ठीक है, गाँव वगैरह के लिए है। वही जगह अगर हम नेशनल असेसमेंट सर्वे की बात करें तो इसे कंडक्ट किया जाता है NCERT के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। साथ में स्कूल बेस्ड सर्वे होता है, पेन पेपर टेस्ट करते हैं, साथ में कंसिडर करते हैं बच्चों का एनरोलमेंट सरकार और मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। ठीक है, सरकारी स्कूल में, सरकारी मतलब गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जो जहाँ पर सरकार पैसे देती है, ये कई सारे वैरायटी ऑफ स्कूल्स को भी देखता है। और ये कंडक्ट करा जाता है थ्रू आउट द कंट्री, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो। अब बात आती है यहाँ पे कि आखिरकार ASER 2020 ने क्या पता लगाया, क्या फाइंडिंग्स रही इसकी। तो देखिए, देखने को ये मिला कि बच्चों के एनरोलमेंट की बात करें तो इसने दिखाया कि कुछ शिफ्ट देखने को मिला है एनरोलमेंट में फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस ऑल ग्रेड्स एंड अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, शिफ्ट देखने को मिला है प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स में, यहाँ एनरोलमेंट हो रहा है अक्रॉस ऑल ग्रेड्स, सारे ही ग्रेड्स में अमंग बोथ, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। उसके बाद चिल्ड्रन नॉट करेंटली इनरोल्ड, यहाँ पे इसने देखा कि 5.3% जो कि रूरल गांव के बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 10 साल तक की है, ये अभी इनरोल ही नहीं हुए हैं स्कूल में इस साल। अगर आप कंपेयर करो तो ये सिर्फ 1.8 था 2018 में, कितना हो गया है ये 5.3 हो गया है। ठीक है,
उसके बाद एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़, तो एक हायर परसेंटेज प्राइवेट स्कूल के बच्चों का ये रिसीव मतलब ये पाया है लर्निंग मटेरियल एक्टिविटीज़ को, अगर आप कंपेयर करो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से सेम ग्रेड के, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है कि थोड़ा उनका क्वालिटी सही रही है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेरिएशंस भी देखने को मिले हैं बाय स्टेट इन चिल्ड्रंस रिसीप्ट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स या फिर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द रेफरेंस वीक। तो ऐसा कुछ देखने को मिला है जो कि मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। नेक्स्ट बात आती है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 के बारे में। जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रही। देखो, ये यूनेस्को ने रिसेंटली पब्लिश करा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 को। इसका टाइटल था इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल। क्या टाइटल था? इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल। अब देखिए, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा SDG 4 है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, इसका एम क्या है जानते हैं? इसका एम ये है कि यहाँ पे इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, साथ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज सारे लोगों के लिए होनी चाहिए। तो SDG 4 तो हमारा ये कहता है। और हमारे भाई 2006 का जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज था, इसने भी गारंटी करा है कि राइट हो, यहाँ पे राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन का राइट होना चाहिए। साथ में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपना जो प्यारा यूनेस्को है, अगर उसकी बात करें तो ये यूनेस्को क्या है आप जानते हैं? खैर बचपन से पढ़ ले होंगे, लेकिन तब भी बताती हूँ कि ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। यूनेस्को क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो यहाँ पे चाहती है कि शांति बनी रहे, कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहे, जिसमें कैसे बना सकते हो आप शांति, पीस कैसे कर सकते हो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रखिए आप एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में। और इसके हेडक्वार्टर जानते हैं यूनेस्को कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका आपको पेरिस, फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें 193 मेंबर्स हैं, जिसमें आपका इंडिया भी है, और 11 एसोसिएट मेंबर्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये बात करिए हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड पे हम चार्ट को एक देख लेते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर ई लर्निंग, सरकार ने ई लर्निंग के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स जिसे सपोर्ट करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, NCERT के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। साथ में भाई ताकि क्या हो, यहाँ कनेक्टिविटी, अभी देखिए कौन सा प्लेटफॉर्म है पहले ये समझिए जिन्हें सपोर्ट ये सब कर रही हैं। एक है आपका EPG पाठशाला, ई कंटेंट यहाँ प्रोवाइड होता है। फिर स्वयं है, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाते हैं टीचर्स को। फिर आता है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि अच्छे तरीके से लर्निंग आउटकम्स निकले हायर एजुकेशन में। उसके बाद कनेक्टिविटी इंस्टीट्यूशन के साथ बढ़े और एक्सेसिबिलिटी बढ़े कंटेंट की, तो इसके लिए क्या है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग को लाया गया। उसके बाद नेशनल नॉलेज नेटवर्क को लाया गया। उसके बाद नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी को लाया गया। और कोई दूसरे भी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ई विद्या। ये क्या है? ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये डिजिटल एजुकेशन के लिए है, जिसके अंदर करीब 100 यूनिवर्सिटीज़ को हमारे देश के अंदर इसको अलाउ करा जाएगा कि ये ऑनलाइन कोर्सेज अब स्टार्ट कर सकती हैं बाय 30 में, विदाउट UGC, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लाइसेंस के बिना कर सकती हैं ये ऑनलाइन कोर्सेज को स्टार्ट। उसके बाद प्रज्ञता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्या है? ये सपोर्ट विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये सपोर्ट देगी ऐसे बच्चों को जिनके स्पेशल नीड्स है, यूज़ ऑफ ऑडियो बुक्स करके, साइन लैंग्वेज प्रोग्राम्स वगैरह के थ्रू, NIUS TV चैनल्स वगैरह के थ्रू। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट और देख लीजिए, इंडियाज़ एफर्ट्स टूवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो भाई इंडिया के क्या एफर्ट रहे हैं, यहाँ पे 4 सेक्शन में हम समझते हैं इसको। शेयर ऑफ टीचर्स फ्रॉम SC इंक्रीज फ्रॉम 9% 2005 टू 13% हो गया ये 2013 में। उसके साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हमारे यहाँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 का, जिसमें ये था कि प्राइमरी स्कूल्स को अब करीब, भाई प्राइमरी स्कूल बी लोकेटेड नो मोर देन 1 किलोमीटर फ्रॉम अ चाइल्ड होम, मतलब बच्चे के घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर प्राइमरी स्कूल्स को नहीं होना चाहिए, ताकि भाई सबको एजुकेशन तो मिल ही सके, समझे। उसके बाद राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट भी आया था 2016 का। इसमें ये चीज़ कंपलसरी थी कि प्रोविजन ऑफ एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो कि भैया वहाँ पे वो लोग जो है ले सकें गाड़ी घोड़ा अगर उन्हें कहीं जाना हो, और यूनिवर्सल डिज़ाइन हो पब्लिक बिल्डिंग्स बनाने में, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बनाने में, मतलब हर तरह के लोग वगैरह इसके अंदर एंटर भी कर सकें, सब कुछ कोई दिक्कत ना हो। फिर बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की और लास्ट टॉपिक की इस पार्ट के, जो कहता है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 के बारे में। जानते हैं सबसे पहले कि ये न्यूज़ में क्यों रही है।
तो ये स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020, ये न्यूज़ में क्यों नहीं समझते हैं? देखिए, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हम लोग TVET बोलते हैं, ये रिलीज करी गई बाय यूनेस्को। अब इस रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं क्या है क्या रहा। देखिए, रिपोर्ट का फोकस था TVET पे। TVET क्या होता है? टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इस पे ही फोकस था। एम ये था कि इंडिया को सपोर्ट करना जो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है स्किल डेवलपमेंट को, कि भैया स्किल डेवलपमेंट हमारी नेशनल प्रायोरिटी है अंडर द स्किल इंडिया मिशन। भैया हमारे देश के अंदर क्या आया था? स्किल इंडिया मिशन आया था ना, सरकार लेकर आई थी। तो इसके अंदर क्या था कि हमें सबके अंदर स्किल्स डेवलप करनी है ताकि कोई यहाँ पे बेरोजगार ना रह सके। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमने ये कहा है कि स्किल डेवलप हमें करनी है, इसलिए यहाँ पे रिपोर्ट जो TVET की रिपोर्ट जो है ये आपकी यूनेस्को के द्वारा जो रिलीज़ करी गई है, इसका मेन फोकस TVET पे है। और TVET पे होने के साथ साथ ये भी फोकस है कि हम इंडिया को सपोर्ट भी करें उसके उद्देश्य में, समझे? अब ये फोकस क्या डालता है? फोकस डालता है हाईलाइट करने में प्रोसेस को, अचीवमेंट्स को, और साथ में भाई क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या अचीवमेंट्स पाई गई हैं ना, प्रोसेस नहीं प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या अचीवमेंट्स पाई गई हैं, क्या अभी तक उद्देश्य को पूरा करा है, और जो अभी एक्टिविटीज़ चल रही हैं TVET के प्रोविजन के आसपास वो क्या चल रही हैं, साथ में क्या डायरेक्शंस दिए जाएं ताकि फ्यूचर में ग्रोथ हो, है ना, जो नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका। तो ये सारा का सारा इस सारी चीज़ों पे फोकस डालता है। अभी देखिए, TVET की प्रोविजन हमारे देश के अंदर है कौन कौन सी समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक मेन फ्रेमवर्क है TVET के इंडिया के लिए। दूसरी बात, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये रिलीज करी गई है 2015 में। ये बताती है कि भाई क्या गोल क्या है क्रिएट करने का स्किल्ड वर्कफोर्स को। करीब 110 हमारा क्या है, हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स करीब 110 मिलियन की लोगों की क्रिएट करेंगे 2022 तक। तो ये हमें ये बताती है। तीसरी बात, इस नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF है। चौथा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी वाज नोटिफाइड इन नवंबर 2014। इसको नोटिफाइड किया गया था 2014 की नवंबर में, ताकि जो TVET की प्रोविज़न है ये सारी, इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से और स्पीड अप कर सकें। और ये जो NSDC है को भी लाया गया था इसके अंदर 2015 में ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड पॉलिटेक्निक, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज भी देते हैं। साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी है कि सारे स्कूल सारे कॉलेजेस यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन को अपनी ऑफरिंग्स में दें, मतलब वो जो भी कोर्सेज दे रहे हैं उसमें वोकेशनल जो है एजुकेशन को भी देना उनके लिए अनिवार्य है। आगे बात करते हैं, कुछ बातें जानते हैं TVET के बारे में। तो देखो भाई, यूनेस्को ने TVET को कैसे डिफाइन करा है। यूनेस्को ने कहा है कि TVET के अंदर आपका एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट सब आता है, जो कि आपका अलग अलग बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ऑक्यूपेशनल फील्ड से होता है, प्रोडक्शन या सर्विसेज या लाइवलीहुड से बिलोंग करता हो, ये सब कुछ जो है इसके अंदर आएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से देखें तो टेक्निकल एजुकेशन जो होती है वो जनरली आपकी हायर एजुकेशन में पर्टेन करती है, वाइल जो स्कूल एजुकेशन होती है वो सेकेंडरी लेवल तक होती है। हमारे जो स्कूल एजुकेशन है अप टू सेकेंडरी लेवल इज़ अ पार्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब जो स्कूल एजुकेशन है सेकेंडरी लेवल तक की, ठीक है, ये पार्ट होगी वोकेशनल एजुकेशन की। फिर समझिए कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से जो टेक्निकल एजुकेशन है वो जनरली पर्टेन करती है हायर एजुकेशन में, वाइल जो स्कूल एजुकेशन है अप टू सेकेंडरी लेवल ये पार्ट है वोकेशनल एजुकेशन का। इतनी बात समझ में आई? और आखिरी में इससे रिलेटेड न्यूज़ कुछ जानते हैं तो रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट, जिसे रिलीज करा है प्यारे बच्चों यूनिसेफ ने। तो ये क्या है, रिपोर्ट ने क्या पता लगाया, पता ये लगाया एटलीस्ट, या आप कह सकते हो 31%, जिसमें कि आपको 463 मिलियन जो है आ रहे हैं। तो करीब 31% जो कि स्कूल के बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो यहाँ पे नहीं पा रहे हैं, रिमोट लर्निंग प्रोग्राम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मेनली क्यों? क्योंकि उनके पास हाउस होल्ड बजट प्रॉपर नहीं है या पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली बताएं तो 4 में से मतलब 3 आउट ऑफ 4 स्टूडेंट
4 में से 3 बच्चे, है ना, जो यहाँ पे रिमोट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं पा पाते हैं, जो कि आपके ऐसे बच्चे आपके रूरल एरियाज़ या पुअर हाउसहोल्ड से होते हैं, नहीं पा पा रहे हैं चीज़ों को। और इंडिया के अंदर सिर्फ बताएँ तो सिर्फ 24% ऐसे हाउसहोल्ड हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है एजुकेशन वगैरह को एक्सेस करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button, enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.